चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग फोकस करते हैं और टॉपिक है हमारा, समझ जाएंगे आप, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या हो गया? महाभियोग। अभी इसको डिटेल्स में समझेंगे। एक बात तो मैं पहले बता दूं कि ये टॉपिक तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन इसका जो अप्रोच होगा ना समझने का, अभी आप समझेंगे कैसे डिफरेंट है। और डिफरेंट अप्रोच से ये कोई पॉलिटी का क्लास नहीं है। सबसे पहली बात, ये जनरल स्टडीज़ है और जनरल स्टडीज़ के व्यू से पॉलिटी को देखना है। अब पॉलिटी में टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये है इम्पीचमेंट, इसको देखना है। देखिए इसको कैसे देखना है। जनरली पॉलिटी के क्लास में क्या होता है कि चलिए भाई इम्पीचमेंट किस में है, तो आर्टिकल 61 कर लिए। अब 61 में ए बी सी डी जो भी अगर क्लाउज है तो उसको बता दिया गया। फिर ये किस किस में लागू होता है उसके बारे में बता दिए। तो एक्चुअली पॉलिटी में क्या होता है कि बेसिकली वो फोकस्ड किस में होता है? वो फोकस्ड होता है आर्टिकल्स में, ठीक है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को ज़्यादा फोकस करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को ज़्यादा फोकस करता है, शेड्यूल को ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन हमारा ये फोकस डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे? वी आर लुकिंग फॉर जनरल स्टडीज रिलेटेड टू क्या? इम्पीचमेंट। अब जैसे जनरल स्टडीज़ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ ये जानना कि अब तक कितने राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट आया है, इम्पीचमेंट किस पर लगता है, इम्पीचमेंट के जैसा प्रोसेस से किसको किसको हटाया जाता है। आप जानते हैं जैसे किसको हटाया जाता है? सीएजी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी जस्टिस, और इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर को। तो उसको हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट जैसी है, लेकिन उसको इम्पीचमेंट नहीं बोला जाता है। अब ये इम्पीचमेंट जो लाया जाता है तो क्यों लाया जाता है, इसका तो कोई आधार होगा, क्यों लाया जाएगा? किसी भी मामले पर, मुद्दे पर नहीं लाया जा सकता है, उसको देखेंगे। अब जैसे है कि क्या आप जानते हैं कि अब तक इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लाया गया? ये भी आज आप जानेंगे। कोई ऐसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसके ऊपर दो बार इस तरह का प्रोसेस लाया गया? क्या अब तक कोई प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लागू हुआ है या लाया गया है उसके अगेंस्ट में? चलिए, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो फोकस होगा वो फोकस क्या होगा? हमारा टोटली फोकस होगा जनरल स्टडीज़ की ओर। यानी हम लोग संविधान के आर्टिकल को फोकस नहीं करेंगे। हाँ, आर्टिकल को जरूर जहाँ ज़रूरत होगा उसको ज़रूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पॉलिटी का क्लास नहीं है, इसलिए आप उस तरह से देखेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं। इसलिए आप चलिए इसको समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह और अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो बेहद ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इम्पीचमेंट जो है इम्पीचमेंट और इम्पीचमेंट जो है महाभियोग। चलिए इसको भी लिख देते हैं, इसको यहीं रखेंगे, ये महाभियोग। तो इम्पीचमेंट जो है किसके अगेंस्ट में लाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। अब ये जो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट आएगा, तो यहाँ क्या हो गया कि ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि जो इम्पीचमेंट आएगा इसका कहीं उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जी हाँ, तो ये हो गया आर्टिकल कितना? 61। सारा जो इम्पोर्टेंट होगा इससे रिलेटेड आज के बाद अगर आपसे सवाल मिस होगा तो फिर आप बताएंगे, हमको कमेंट जरूर करेंगे। हो ही नहीं सकता है कि इम्पीचमेंट के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपसे किसी भी लेवल में, इवन आप क्या बोला जाता है उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहे हैं या फिर सब्जेक्टिव टाइप दे रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये किसी भी सिविल एग्जाम के मेंस के लिए। बेसिकली क्या है, देखिए इम्पीचमेंट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में लाया जाता है और इसका जिक्र कहाँ है? तो आर्टिकल 61 में है। अब देखिए क्या है कि इम्पीचमेंट जो आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में आ रहा है, तो इम्पीचमेंट लाने का कोई कारण होना चाहिए, काउज। जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगाया जाए तो इसका एकमात्र कारण होगा, और कारण क्या होगा? संविधान का उल्लंघन। क्या हो गया यहाँ कि अगर वो राष्ट्रपति द्वारा संविधान
के तहत जो उनको अधिकार दिया गया है, संविधान के तहत जो उनको अल्टीमेट अधिकार है, उस अधिकार का अगर वो उल्लंघन करते हैं और वो संवैधानिक प्रोसेस जो हमारा उससे बाहर इतर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट में क्या इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। अब आप जानते हैं हमारा जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था का धुरी देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, ये समझने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात है कि ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। और राष्ट्रपति, अब देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा संसदीय व्यवस्था। अब देखिए संसदीय व्यवस्था में क्या हो गया कि राष्ट्रपति निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये तीनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ही हमारी संसदीय व्यवस्था पूरी होती है। राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही निर्णायक है। यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए तो उसके अगेंस्ट में आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। आधार क्या होगा ये, अब देखिए क्या है ना कि राष्ट्रपति की जब बात करें तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप यूएस प्रेसिडेंट या रसिया प्रेसिडेंट या फिर चाइना, इवन इन फ्रांस, तो आप इसमें क्या देखेंगे ना कि उसमें और इसमें डिफरेंट बहुत सारा डिफरेंस नज़र आता है। बेसिकली क्या है ना कि जो कॉमनवेल्थ नेशन है वहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जबकि जो व्यवस्थाई जो सिस्टम है क्या व्यवस्थापिका, उसको संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। यानी जो संपूर्ण सिस्टम है वो संचालित किनके द्वारा होते हैं, जनता द्वारा चयनित पीएम के द्वारा, और राष्ट्रपति मूलतः राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। उसी तरह भारत में भी वही व्यवस्था है। तो इसमें क्या है आप देखिए, लेकिन राष्ट्रपति को अल्टीमेट पावर है। आप अल्टीमेट पावर इसलिए बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 74 जानते हैं ना, जिसके तहत क्या होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है। इसमें जानते हैं, कभी आप गो थ्रू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अच्छे बुक को, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त या अपने अधीनस्थ, यहीं पे क्या है कि यही है मंत्री परिषद गठन की बात। यानी राष्ट्रपति खुद भी उस मंत्री परिषद का प्रमुख बन सकते हैं, यानी जो सिस्टम वो इंडिया में चलाएंगे उसके हेड बन सकते हैं। या फिर क्या होता है कि उनके द्वारा नियुक्त, यहाँ क्या होता है, उनके द्वारा जो नियुक्त है वही होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन संविधान में तो ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये अल्टीमेट पावर हुआ ना प्रेसिडेंट के पास, अगर वो चाहे तो अपने हाथ में सत्ता ले सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है। अब जानते हैं जब संसद, लोकसभा या राज्यसभा मिलकर संसद, अब संसद जब नहीं चल रहा होता तो क्या होता है कि देश में कोई कानून लगाना हो तो अब जानते हैं क्या आता है, आप जानते होंगे आर्टिकल 123 को याद कीजिए। ये क्या है, यह है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। क्या आता है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। इसी तरह ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एक 213 भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑर्डिनेंस, ये क्या, राज्यों के द्वारा। ये ऑर्डिनेंस राज्यपाल और ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पावर हुआ ना अल्टीमेट, राष्ट्रपति का अल्टीमेट पावर आर्टिकल 123 के तहत क्या कि कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति चाहे कि नहीं हमको ये अध्यादेश जारी करना, वो जारी कर दिया। अब क्या है कि चूंकि हमारा संविधान निश्चित रूप से द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, इसीलिए देखिए अब ऐसा हो सकता है ना कि कोई राष्ट्रपति चाहे तो कोई अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश जब संसद नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी हो गया, वो कानून बन गया। अब इसको तोड़ने के लिए भी तो कुछ बना, याद कीजिए क्या बना। तो इसको तोड़ने के लिए क्या बना कि अध्यादेश जारी होने के बाद इसका दो जो कारण है इसको समझ लीजिए, एकदम सिंपल है, इसके तुरंत उसमें चले जाएंगे, इससे रिलेटेड है इसलिए बता दे रहा है। अध्यादेश में क्या होता है कि 123 के तहत अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है तो उसका जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, 6 मंथ का, यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा वो अध्यादेश। क्यों? क्योंकि उसको संसद से पारित कराना होता है। इसका मतलब संसद से पारित कराने का मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा पारित करवाना होता है। तो ये 6 महीने का समय होता है। दूसरा क्या होता है कि अध्यादेश जारी होने के बाद जो पहला सदन बुलाया जाएगा, सत्र बुलाया जाएगा, संसद का जो सत्र बुलाया जाएगा, उस सत्र में 6 सप्ताह के अंदर उसको पुट करके पारित कराना होगा। इसका मतलब देखिए, अगर राष्ट्रपति चाहे 123 के तहत कोई अध्यादेश जारी कर दे, चूंकि अल्टीमेट पावर है उनके पास, तो क्या जो सत्ता होगी, जो जिनका संसद पर नियंत्रण होगा, यानी जो बहुमत में होंगे, वो क्या करेंगे, तुरंत सत्र लेकर आ जाएंगे। और रूल ऐसा है कि सत्र लाने के 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित भी कराना है। अगर सरकार की सहमति के बिना राष्ट्रपति लाते हैं तो आज अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाए, कल सत्र बुला कर उसको वहाँ वो फेल हो जाएंगे।
यानी वो पास नहीं हो पाएगा अगर अध्यादेश। निश्चित रूप से अगर जो जनतंत्र है और जो बहुमत दल के नेता है, बहुमत दल है, उसके समर्थन से नहीं लाया गया अध्यादेश टिक नहीं सकता है। तो ये सीधी सी बात किसके लिए, ये होगा कि राष्ट्रपति को अल्टीमेट पावर है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस है वो जान लीजिए। लेकिन अब देखिए क्या है कि जो इम्पीचमेंट अगर आ गया, क्या तो संविधान का उल्लंघन का, संविधान का उल्लंघन का अगर इम्पीचमेंट आ गया तो देखिए बहुत ही सरल, इतना आसानी से समझिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो महाभियोग है, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है। कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि ये लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, दोनों में से किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है। यहाँ कोई इफ बट नहीं है। अब कंडीशन क्या है उसको जानना जरूरी है। तो अब देखिए क्या है कि कंडीशन के लिए क्या है, चलिए दूसरा, इसमें क्या होता है कि अगर लोकसभा में लाना है, ठीक है, राज्यसभा को साथ में लिखते हैं, और राज्यसभा अगर लोकसभा में लाना है तो क्या है कि उसका 1/4 1/4 जो मेंबर है, सांसद है, एमपी हो गए, का सिग्नेचर चाहिए, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। उसी तरह राज्यसभा में भी आएगा तो 1/4 मेंबर का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब ये 1/4 क्या होगा, तो 1/4 होगा, जैसे लोकसभा का देख लीजिए 543 का अगर आप निकालते हैं तो 135 होता है, यानी 135 एमपी। और अगर राज्यसभा का देखेंगे तो कितना होगा, तो राज्यसभा का आप देखेंगे 62। ये क्या होगा कि 62 एमपी अगर सिग्नेचर करके राज्यसभा में देंगे तो क्या होगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होगी। दूसरा देखिए, लोकसभा में अगर 135 एमपी हस्ताक्षर सिग्नेचर कर अगर लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे तो राष्ट्रपति के अगेंस्ट में महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा दोनों में शुरू हो सकता है। राज्यसभा में करने के लिए 62 एमपी चाहिए, लोकसभा में करने के लिए 135 एमपी चाहिए। अब क्या हो गया, 3 ये में हो गया। अब चौथा में आइए क्या है, अब तो सिग्नेचर हो गया, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, प्रोसेस समझ गए। अब लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, दोनों में से जहाँ भी ये इम्पीचमेंट लाया गया, दोनों में से जहाँ भी ये इम्पीचमेंट लाया गया, तो अब क्या होगा कि इसको राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट, अगर 62 एमपी राज्यसभा में और 135 एमपी लोकसभा में, तो इम्पीचमेंट शुरू हो गया। अब राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया गया। इन 14 दिनों में क्या करना है कि राष्ट्रपति स्वयं, इतना आसानी से कि फिर भूलने का सवाल ही ना हो, ना याद करना पड़े, आप एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट लेंगे, एकदम सही होगा। राष्ट्रपति क्या होगा, 14 डेज के अंदर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, उसमें से कोई भी क्या करेंगे कि आएंगे लोकसभा में, अगर है चल रहा है इम्पीचमेंट शुरू हुआ तो लोकसभा में, और राज्यसभा में अगर चल रहा है तो राज्यसभा में। वो जाकर क्या करेंगे, 14 दिन के अंदर उनको, राष्ट्रपति को समय दिया जाता है 14 दिन का, ताकि वो उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसको वो बताए कि मेरे ऊपर जो आरोप है सही है गलत है। उसको स्थिति को स्पष्ट करना होगा, कहाँ, लोकसभा या राज्यसभा में, जहाँ भी उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट शुरू हुई है। अब चलिए 5वां देखिए क्या है। अब मान लीजिए कि लोकसभा में लाया गया था इम्पीचमेंट। अब लोकसभा में इम्पीचमेंट अगर लाया गया, शुरू हुआ मान लीजिए लोकसभा में, अब इसका क्या है कि 2/3 जो सदस्य है, 2/3 सदस्य का समर्थन होना जरूरी है, यानी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। कितना, 2/3 एमपी उसको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए कितना हो गया, एमपी की संख्या 362। अगर लोकसभा में शुरू हुई है इम्पीचमेंट तो क्या हो गया कि उसके 362 सदस्य राष्ट्रपति के आरोप इम्पीचमेंट शुरू होने के बाद, महाभियोग शुरू होने के बाद, फिर 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि राज्यसभा में भी तो चाहिए 2/3 बहुमत से,
उसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि दोनों में से कहीं भी शुरू हो सकता है, इसमें कहीं ये नहीं, कोई डाउट नहीं रखना है, दोनों में से कहीं भी शुरू होगा ये। चलिए बस यहीं पे आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए इसको बहुत तेज़ी से देखिए। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या था कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट में महाभियोग लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया गया, अगर ये महाभियोग लोकसभा में लाया गया है तो क्या होगा, लोकसभा में अगर लाया गया है तो उसका 1/4 सदस्य यानी 135 MP का सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए, हो गया। फिर अगर राज्यसभा में लाया गया उनके अगेंस्ट में महाभियोग तो 162 MP का सिग्नेचर चाहिए। अगर लोकसभा में 135 MP के सिग्नेचर से लाया गया इम्पीचमेंट तो लोकसभा में कार्रवाई शुरू होगी और 14 दिन का समय मिलेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अगर स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी सदन को लगता है, यानी लोकसभा को लगता है कि नहीं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जारी रहना चाहिए, तो फिर 2/3 बहुमत से यानी 362 MP 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाए तो फिर क्या होगा कि लोकसभा भेज देगी कहाँ, राज्यसभा को, क्योंकि लोकसभा में शुरू हुई थी प्रक्रिया, अब राज्यसभा में चली गई। राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत यानी 163 MP यानी 2/3 बहुमत से राज्यसभा भी अगर पारित कर दे तो इस तरह क्या होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। यानी जिस दिन लोकसभा या राज्यसभा यानी समझिए कि संसद से ये पारित हो जाए, संसद से ये 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया तो उसी समय से राष्ट्रपति को पदमुक्त मान लिया जाएगा, हटाने का जरूरत नहीं है। जैसे ही ये पारित हुआ राष्ट्रपति हट गए, क्योंकि राष्ट्रपति को कौन हटाएगा, तो राष्ट्रपति को हटाने की जिम्मेदारी किनकी हुई, संसद की। तो ये स्पष्ट हो गया स्थिति, यहाँ कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है ना कि जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट महाभियोग का ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे आसानी से। अब इसमें क्या होता है ना कि अभी हम लोग देख रहे थे किसका था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इम्पीचमेंट जैसा ही कुछ प्रोसेस एडॉप्ट किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद जो होते हैं उसके लिए। तो आप चलिए उसको देख लीजिए कि किन के लिए होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल इसको देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये कि इम्पीचमेंट जैसा होता है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर जज सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट कर लिए, जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग देख लिए तो चलिए हाई कोर्ट देख लेते हैं। ये आर्टिकल है, इसमें भी क्या है कि स्टेट का जो हाई कोर्ट्स है, स्टेट का जो हाई कोर्ट हो गया उसका जो जिस भी स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस, किसकी बात हो गई, तो ये हो गई हाई कोर्ट्स की। अब फिर आते हैं दो इम्पोर्टेंट पद जो होता है, एक है 148 आर्टिकल, जानते हैं 148, और चलिए दूसरा भी लिख लेते हैं आर्टिकल 324। ये जो 4 आर्टिकल है इसमें से आप तो समझ ही गए कि किन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट 218 के तहत चीफ जस्टिस और अन्य जज सभी राज्यों के लिए। 148 में कौन होगा, CAG कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जो होता है उसे भी हटाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये क्या हो गया, इलेक्शन कमिश्नर, EC इलेक्शन कमिश्नर, अब इनको भी हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो प्रक्रिया क्या है, महाभियोग जैसा है लेकिन वो महाभियोग नहीं है। देखिए अंतर क्या है कि यह महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो जैसे ही दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वयं पदमुक्त मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या अंतर है, देखिए यही समझना है यहाँ क्या अंतर है। इसको क्यों हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस सेम है लेकिन डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट है कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या है कि प्रोसेस वही है, तरीका लगभग उसी तरह अडॉप्ट करेंगे, अभी सिंपली दिखाएंगे। प्रोसेस वही है लेकिन होना क्या है इसमें है कि जब ये पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति ही उनको पदमुक्त करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको पदों से हटाएंगे।
यही तो मैं बताना चाह रहा था कि देखिए डिफरेंट हुआ। यहाँ क्या पद पारित होने के साथ ही राष्ट्रपति पदमुक्त हो गए, लेकिन यहाँ पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति पद से उनको हटाएंगे। ठीक है, किनको? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ अन्य जज को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ अन्य जजों को, कंट्रोलर, एडिटर जनरल, सीएजी को, और फिर इलेक्शन कमिश्नर, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हो। अब आप ध्यान दीजिए कि इन पदों को क्यों इसी तरह डिफ़िकल्ट सिस्टम के तहत संविधान में व्यवस्था बनाई गई है, ताकि संसद की सहमति से ही ऐसे पदों पर आसीन लोगों को हटाया जाए। क्यों? अब देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ये दोनों क्या है? कस्टोडियन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का संरक्षक। ठीक है, ये केंद्र में, ये राज्य में इसकी भूमिका स्पष्ट है। 148 क्या है? ये हमारा जो अर्थव्यवस्था, हमारा जो सिस्टम है, जिसमें हमारी जो इकोनॉमी उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीएजी की है। अगर अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र मजबूत ना हो, ढीला ढाला हो, तो फिर विपत्ति आना स्वाभाविक है। उस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और जो मॉनिटर कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, अगर मॉनिटर कर रहा है उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अब ऐसा है कि सीएजी नियुक्त है और सीएजी सरकार की बातों से हाँ में हाँ मिला रही है, तो सरकार अगर अपव्यय कर रही है, पैसे की बर्बादी कर रही है, सीएजी का जो ऑडिट रिपोर्ट आएगा वो उसी के समर्थन में अगर आ गया तो गलत हो जाएगा ना। इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। इकोनॉमी को स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इकोनॉमी ही देश को आधार प्रदान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएजी का पोस्ट, इसीलिए सीएजी को भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सरकार को पसंद नहीं आ रहा है सीएजी तो सीएजी को हटा दिया, नहीं। इसीलिए संविधान का, इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। वर्ल्ड में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं जहां इस तरह के प्रोविज़न है, कहीं इफ़ बट नहीं है। अगर आप 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी विशेषताएं हैं, सिर्फ एडवांटेज ही है। तो ये देखिए सीएजी वाली बात समझ में। अब इलेक्शन कमीशन क्या है? देखिए इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी क्या है? तो संविधान का जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में जो चुने जा रहे हैं एमपी या एमएलए, इसको चुनने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन के हेड कौन होते हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई। अगर इनका पद, अगर किसी सरकार को पसंद नहीं है, वो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने लगे, बार बार परेशान करने लगे, वो फेयरली इलेक्शन नहीं करा सके, या फिर कोई नया रूल नहीं ला सके, सुधार नहीं ला सके सरकार के दबाव में, तो फिर नहीं ना चल सकता है। फिर तो प्रभावित होगा चुनाव। तो चुनाव प्रभावित होना या फिर किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर चुनाव प्रक्रिया का निर्वहन होना, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए उसको भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा ये है कि सीईसी को हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है? चलिए इसको, जो इम्पोर्टेंट है उसको मिटाते हैं तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। देखिए उसी से रिलेटेड है, इसीलिए चलिए जो रह गया समझ गए वो काम का है। चलिए उसमें क्या है कि महाभियोग जैसा प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ अन्य जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ अन्य जज, सीएजी और चीफ सीईसी और इसी को हटाने के लिए जो अडॉप्ट किया जाता है, उसके लिए क्या है? अगर लोकसभा में, इसको हटाइए, अगर लोकसभा में शुरू करना हो तो क्या होगा, और राज्यसभा में शुरू करना हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, लोकसभा में अगर शुरू करना हो तो 100 एमपी का सिग्नेचर चाहिए। कहाँ? लोकसभा में। और राज्यसभा में अगर शुरू करना हो तो कितना एमपी? 50 एमपी। इसमें क्या होगा कि इसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगी, लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं क्या होगा। इसके बाद क्या है कि लोकसभा में कम से कम 100 एमपी का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 एमपी का समर्थन चाहिए। आपको याद होगा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्र हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में, सीजेआई दीपक मिश्र के अगेंस्ट में आया था इम्पीचमेंट का। ये दीपक, ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, ठीक है, इनके अगेंस्ट में कांग्रेस द्वारा लाया गया था राज्यसभा में महाभियोग जैसी प्रक्रिया हटाने के लिए। क्या हुआ इसमें?
अब देखिए, मैंने बताया कि राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 50 एमपी चाहिए। कांग्रेस को 50 एमपी का समर्थन ही नहीं मिला। मतलब ये जो लाया जा रहा था इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस, सेम प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, अब तक एक ही बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाने का प्रयास किया गया, वो कांग्रेस द्वारा किया गया दीपक मिश्र के अगेंस्ट में। और उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस को 50 एमपी का समर्थन भी नहीं मिला था। ये जो घटना थी ये 2018 की थी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने कहा था जनरल स्टडीज़ की टॉपिक है, आप इसको देखेंगे बहुत डिफरेंट वे से। तो एक एग्जाम्पल हो गया इसमें। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि लोकसभा में शुरू करने के लिए चाहिए 100 एमपी और राज्यसभा में शुरू करने के लिए चाहिए 50 एमपी। ठीक है, अब इसमें क्या है देख लीजिए। लोकसभा में क्या होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसकी भूमिका इसमें आती है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अगर लोकसभा में आया तो, और राज्यसभा में अगर आया तो राज्यसभा के सभापति ये तय करेंगे कि जो इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस लाया जा रहा है इनमें से किसी पदों के अगेंस्ट में, क्या उसमें इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष में और सभापति में। अगर इनको लगता है कि हाँ इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस चलना चाहिए तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। अगर इनको लगता है कि चलना चाहिए तो आगे बढ़ जाएगी। अगर यहीं पे इनको लग जाए कि नहीं, जो लाया गया इम्पीचमेंट वो सही नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएगी। राज्यसभा में सभापति ही रोक देंगे कि नहीं, इनके लिए जो लाया गया इम्पीचमेंट है वो सही नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएगी। अब क्या है, मान लीजिए कि एक्सेप्ट हो गया, ये अब हो गया कि एक्सेप्ट हो गया, लोकसभा अध्यक्ष बोले कि नहीं सही चलना चाहिए, राज्यसभा में सभापति बोले चलना चाहिए। अब क्या होगा, जब चलना चाहिए तो यहाँ आएगा 3 फैक्टर। अगर मान लिया गया कि चलना चाहिए तो क्या होगा कि देखिए कि इसमें 3 सदस्यीय 3 मेंबर कमेटी, चलिए इसी से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 3 सदस्यीय समिति बनेगी, कमेटी बनेगी। ये तय करेगी कि उन पर जो आरोप लगा, मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग चलेगा इम्पीचमेंट, तो उसका जो आधार होगा, लगाने का आधार सिर्फ और सिर्फ एक होगा, संविधान का अतिक्रमण। लेकिन यहाँ महाभियोग जैसा प्रोसेस इन सभी पदों पर अगर लागू किया जाए तो यहाँ वो बात सिर्फ लागू नहीं होती है, संविधान का उल्लंघन तो लागू होगा ही होगा, लेकिन क्या वो जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं उसका दुरुपयोग, उन पर कोई कदाचार का आरोप या फिर उनका कोई ऐसा दुर्व्यवहार जो उस पद के लिए उचित नहीं है, तो ऐसे में उनको पद से हटाने के लिए ये प्रोसेस, इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस, क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है इन पदों को हटाने के लिए। चलिए, तो लोकसभा और राज्यसभा में हमने 3 सदस्यीय कमेटी की बात आई, तो 3 सदस्यीय कमेटी में कौन होंगे? सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा कोई भी नियुक्त। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुए तो इनके द्वारा नियुक्त कौन हो सकते हैं? तो कोई अन्य जज हो सकते हैं, जो कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के, एक हो गए। दूसरा, किसी न किसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, कहाँ के? तो हाई कोर्ट के, ठीक है। और जो तीसरा होगा वो कौन है? कानूनविद, जो कानून का जानकारी रखता हो, कानूनविद। कितने हो गए? 3 सदस्यीय क्या एक कमेटी बनी, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी हुई कि जो आरोप लगाया गया क्या वो आरोप सही है या गलत है। मैं इसका भी बता दूं कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी, ये 3 सदस्यीय कमेटी ये तय करेगी कि उनको ऊपर जो आरोप लगा है, आरोप सही है या गलत है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे दूँ कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज थे S.K. गंगेल। मैं सारा एग्जाम्पल फिर बाद में फिर से करूँगा। S.K. 2015 की बात है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे S.K. गंगेल, उसके अगेंस्ट में लाया गया इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस और फिर 3 सदस्यीय कमेटी बनी, और इस कमेटी ने कहा कि जो S.K. गंगेल के ऊपर आरोप है, जांच करने के बाद ये कमेटी बोली कि आरोप सही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस लागू नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ आकर प्रोसेस खत्म हो गई। मान लीजिए ये 3 सदस्यीय कमेटी बोली कि नहीं, जो आरोप लगा है
जो आरोप लगा है वो सही है तो क्या होगा। अब फिर वही बात है, फिर देखिए बढ़ जाते हैं हम लोग। अगर लोकसभा में ये प्रोसेस शुरू हुई थी 100 एमपी के साथ, लोकसभा अध्यक्ष की मान्यता के बाद 3 सदस्य कमेटी ने हाँ कर दी, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत यानी 362 एमपी के सपोर्ट से क्या होगा, ये पारित हो जाएगा और फिर चला जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर 2/3 बहुमत से यानी 163 एमपी के समर्थन से अगर पारित हो जाए तो क्या होगा कि संसद से पारित हो गई। अब जब संसद से पारित हो गई तो क्या होगा, राष्ट्रपति जिनके अगेंस्ट में, इन पोस्ट में से जिनके अगेंस्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, राष्ट्रपति उनको पद से हटाएंगे, पद मुक्त कर देंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अब समझ में आ गया कि जो इम्पीचमेंट है और इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस है, बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें बिल्कुल समझ में आ गई कि क्या प्रोसेस है नहीं प्रोसेस है, तो इसी को तो जानना था हम लोग को। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि अब तक, चलिए इससे देखते हैं, ये महाभियोग जो है अब तक किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नहीं लाया गया है। अब तक किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में महाभियोग क्या है, नहीं लाया गया है। चलिए एक कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, इससे पता चलेगा कि कब कब ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चलिए यहीं पे, कि सबसे पहले अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल आता है हमारे सामने 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी, 1993 वी रामास्वामी। अब इनके अगेंस्ट में क्या हुआ था, इनके अगेंस्ट में लाया गया इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट भी हो गया। लेकिन क्या हुआ कि राज्यसभा से पारित होने के बाद, राज्यसभा से पारित होने के बाद क्या हुआ कि लोकसभा में वो पारित नहीं हो सका, इसलिए ये वाला जो इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस था वो फेल कर गया। फिर है 2011 सौमित्र सेन, इसके अगेंस्ट में लाया गया इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस शुरू होने से पहले इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। सौमित्र सेन, ये सौमित्र सेन जो थे ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं 2011 में ही कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे दिनाकरन, जो जब उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया गया था तो वो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे दिनाकरन, उनके अगेंस्ट में भी लाया गया था। इनके अगेंस्ट में लाया गया था 2011 में ही दिनाकरन। यहाँ भी क्या हुआ कि जैसे प्रोसेस शुरू हुआ कि अब इम्पीचमेंट आएगा ही, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करने के समय या फिर अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने कहा था 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जज थे गंगेल, 2015 गंगेल 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो थे गंगेल, इनके अगेंस्ट में क्या होता कि ये जो 3 सदस्य कमेटी बनी थी, यही बोली थी कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप ही सही नहीं है। एस के गंगेल, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे। और फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर एक जज थे नागार्जुन, इनके ऊपर 2016 और 2017, चलिए इसको देखिए, 2016 और 2017 में यह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे नागार्जुन। इनके अगेंस्ट में दो बार, इनके अगेंस्ट में क्या हुआ कि दो बार इम्पीचमेंट लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको कभी समर्थन ही नहीं मिला। यानी बिना सदस्यों का समर्थन के तो हो ही नहीं सकता है ना, तो इनको कभी समर्थन नहीं मिला। और फिर अब 2018 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय के दीपक मिश्र, उनके अगेंस्ट में भी लाया गया था। तो कुछ एग्जाम्पल है, चलिए क्विकली गो थ्रू करते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले वी रामास्वामी जो इम्पोर्टेंट है, वी रामास्वामी 1993 की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। इनके अगेंस्ट में लाया गया था, राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये पारित नहीं हो गया, इसलिए फेल हो गया। दूसरा सौमित्र सेन, ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज, इनके अगेंस्ट में 2011 में लाया गया था, प्रोसेस शुरू ही हुआ, इन्होंने क्या किया,
दे दिया इस्तीफा, यानी ये प्रोसेस इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस आने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर बात आई दिनाकरन, इनके अगेंस्ट में भी यही है कि जैसे ही प्रोसेस शुरू होने वाला था इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 2015 में जो एस के गंगल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन जो 3 सदस्यीय कमेटी बनती है, ये कमेटी जिसमें कि कमेटी बनती है, इस कमेटी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था, बोला कि नहीं आरोप गलत है, इसलिए इसे नहीं माना गया। और 2016 और 2017 इसमें 2 बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज नागार्जुना के अगेंस्ट में लाया गया था इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस। उसमें क्या हुआ था कि दोनों बार लाने वाले को जरूरी समर्थन नहीं मिला। यहाँ जरूरी समर्थन का मतलब समझिए, यहाँ अगर लोकसभा में लाना है तो 100 MP का समर्थन चाहिए ही चाहिए, अगर राज्यसभा में लाना है तो 50 MP का समर्थन चाहिए चाहिए। जरूरी समर्थन का मतलब यह हो गया कि 2016 और 17 में जो नागार्जुना के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस लाने का प्रयास किया गया था, उसमें यह समर्थन, जरूरी समर्थन नहीं मिला था। और फिर बात कर लेते हैं अंत में 2018, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कांग्रेस द्वारा लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने जरूरी समर्थन नहीं प्राप्त किया, क्योंकि जो 50 कम से कम MP चाहिए होता है राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा में चूंकि लाया गया था वहाँ उनको 50 MP का भी समर्थन नहीं मिला, इसलिए ये इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। तो अभी आपने देखा इम्पीचमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस, इससे किसको हटाया जाता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपने देखा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और कंटिन्यूअसली देखते रहें।